जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस स्टडी विद अभी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस, और जो तरीका है वो बिल्कुल वही रहेगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है सवालों को। और इसी आप यकीन मानिए आपको इसी अटेम्प्ट के इसी तरीका से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि भाई एकदम कितना कैलकुलेशन करना है, कितना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सवाल पढ़ते के साथ आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है। मतलब हर एक वो तरीका, मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि हर एक वो तरीका, सलीका, मेथड आपको आना चाहिए, या अगर देसी भाषा में कह ले तो साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए, तब जाके कोई एग्ज़ाम निकलता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर बार रहता है। हमारा ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। मैथ की कोर्स है, उस पर मात्र 299 का 299 रुपये का आपको कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कोर्स मिल जाता है। अभी अर्थमेटिक चल रही है और झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ना ये कोर्स के बाद आपका सिर्फ प्रैक्टिस बच जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के मदद से यहाँ से कंसेप्ट लेके आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हर एक चैप्टर का वही होता है। ऐसा नहीं कि झारखंड में अगर प्रॉफिट लॉस से सवाल दे देगा तो उसका अलग कंसेप्ट रहेगा, और अगर एसएससी में देगा तो उसका अलग। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। ठीक है, और आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट अर्थमेटिक अभी चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट अप्रोच तो है ही है। ठीक है, तो आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं। और मेरे दोस्त साथी, एक बात आप समझिए प्यार से कि भाई वीडियो को थोड़ा यार शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। आप खुद देखते हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन यार इन्हीं हाथों से लिख के बताते हैं, तो मेहनत लगता है। खैर उस मेहनत के लिए हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें इनाम दीजिए, आप सिर्फ वीडियो को थोड़ा शेयर मार दो, लाइक मार दो, और कुछ सलाह मशवरा, शिकवा शिकायत, गिला प्यार मोहब्बत की बातें हैं तो आप कमेंट में लिख दो, वहाँ से देख लेंगे क्या आपको चाहिए, आपको किस तरीक़ा का सेट चाहिए। सेट में अगर कोई कुछ चेंजेस चाहिए तो आप वो बताइए। हर एक बात आप जो है लिख दीजिए। और देखो भाई, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम आपको कहते रहेंगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठोक दो, बजा दो, फाड़ दो, चीड़ दो। नहीं, आप कायदे से, आप खुद समझदार हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सुनिए। एकदम आपको यार भाई मेरे ध्यान रखना है कि जैसे ही सवाल आपको दिखता है, आप अगर खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं तब भी, जैसे ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि सवाल आपको दिखा तो देखते के साथ ना आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, कैसे इसको जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में एकदम यही चीज़ आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में सवालों का जवाब सही तरीके से दिया जा सके। तो इसके लिए एक तो आपको करना होगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से पहले आपको लेना होगा कंसेप्चुअल क्लास। मतलब आपको कंसेप्ट की पढ़ाई करनी होगी, चाहे आप खुद से कर ले, चाहे आप किसी से ये पढ़ लें। ठीक है, देखिए कहता है कि इफ़, अच्छा इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। इफ़ के लिए यदि लिख दिए हैं, और देन के लिए तो लिख दिए। ठीक है, यदि x इक्वल टू 3 माइनस रूट 2, एक्स का वैल्यू दिया है 3 माइनस रूट 2, देन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू दे दिया है 3 माइनस रूट 2, और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का वैल्यू पूछा है। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस इक्वेशन के साथ हम कुछ भी छेड़छाड़, छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें x का वैल्यू यहाँ रखना ही होगा। अब जब x का वैल्यू रखना होगा तब आप ये समझ जाइए कि जब 3x स्क्वायर में x का वैल्यू रखेंगे तो 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर बनेगा,
और यहाँ पे सिर्फ 2 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ 2x है तो x का वैल्यू 3 माइनस रूट 2 के साथ 2 यहाँ पे गुना होगा, और यहाँ पे x स्क्वायर है मतलब 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करना होगा। ये चीज़ जैसे ही आप समझ जाएंगे ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो आप 3-4 स्टेप करके बराबर 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 दे के लिखेंगे। तो देखिए करते हैं, समझिएगा। 3 है ना, 3 है और x स्क्वायर के जगह पे 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये अंदर रहेगा। a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6, सीधा लिख दीजिए 2ab 6 रूट 2, यही होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक, प्लस 2x, x का वैल्यू 3 माइनस रूट 2 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूना 6 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, माइनस का 4, यही हमारा वैल्यू है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से 3 बार में 27 प्लस 3 दूना 6 माइनस 6 तिहाई 18 रूट 2 प्लस 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस का 4। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस 18 रूट 2, जरा देखिए कैलकुलेशन को देखना सीखिए हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है। तो माइनस 18 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 रूट 2, मतलब ऑप्शन में ना आपको माइनस का 20 रूट 2 दिखना चाहिए। देखिए माइनस का 20 रूट 2 प्लस का 20 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और 20 माइनस रूट 2, तो ये वाला पोर्शन तो आपका आखिरी तक रहेगा, ये आपका आंसर में शामिल रहेगा, बस आपको सीधा आंसर कर देना है। अब जरा जोड़ के देख लीजिए कि भाई 35 भी तो आना चाहिए, तो 27 और 6 और 6 12, 12 में 4 गया आपका 8, 27 और 8 35, खत्म कहानी। अब बड़ा से बड़ा सवाल को भी ना एकदम इजी तरीका से तोड़ सकते हो, फिर भी ये तो सवाल बहुत आसान है, ठीक है, ये सवाल बहुत यार मज़ेदार सवाल आज है आपके लिए, जहाँ फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। इस टाइप के सवालों में फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, सबको नहीं बोल रहे भाई, जिनका मैथ कमज़ोर है उन वो फंसेंगे। क्या है सवाल, कहता है कि इफ कहता है कि a b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर बी सी a b c स्क्वायर और a क्यूब b क्यूब c स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करिए, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। अगर यही सवाल हम आपको ऐसे देते कि भाई आपको 3-4 नंबर दे देते कि भैया जो आप है सो 24, 29 और 39 और 40 का एलसीएम बता दीजिए, तो ये आप बहुत जल्दी बता देते हैं क्योंकि आप सीधा एलसीएम निकालने के लिए कूद जाते हैं। लेकिन ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सवाल आसान है, मकसद है समझाना कि आप इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे। देखिए निकालना क्या है, तो ये जो 4 टर्म दिया है ना, 1 2 3 4, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे इस तरीका से और आपसे एलसीएम पूछे ना, तो जो मैक्सिमम घात होगा ना वही एलसीएम होगा, जिसका मैक्सिमम घात होगा वही एलसीएम होगा। जैसे कि आपको सब में ए बी सी दिख रहा है, तो ए का मैक्सिमम घात क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात क्या हो गया, एक क्यू हो गया। दूसरा वेरिएबल b है, b का अधिकतम घात क्या है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ बी क्यू, तो क्या होगा ये बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू। अब बचा c, तो c का अधिकतम घात क्या है, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बात। ये बात आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया, तो एकदम देखिए सवाल सिंपल है, हमको जादू दिखाना नहीं आता है, बस आपको समझा दें, आप एग्जाम में सवाल बना के आ जाइए सही, उतना ही से मतलब है।
बढ़िया सवाल है और ये सवाल एग्जाम में आते रहते हैं और झारखंड में भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो समीकरण क्या है। आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आंसर टिक करना होगा जब अल्फा और बीटा दो रूट्स है, दो मूल है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 दिया है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, तो भैया ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। 3 टर्म होता है ए बी और सी, ठीक है। द्विघात समीकरण का मैक्सिमम पावर, द्विघात जिसका घात 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात 2 हो। सबका मैक्सिमम घात 2 है और इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आप थोड़ा सा सीख लीजिए ना भाई कि जब दो रूट्स अल्फा और बीटा आपका दिया गया हो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा। तो आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। डिटेल में किसी और दिन बताएंगे, आप ये फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू आपके पास 8 दिया हुआ है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास नहीं है। भाई दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 दिया है। क्या लगता है माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसल, 2 अल्फा बराबर 8 और 2 10, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा गुरुदेव, 5। अगर अल्फा 5 है तो बीटा 3 नहीं हो जाएगा सर, अगर अल्फा 5 है तो बीटा 3 नहीं हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू मिल गया। अब आप यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया 15 बराबर 0। और ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर सी नंबर ऑप्शन में है और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। धुरंधर लोग ना 2-3 सेकेंड में उड़ा देगा इसको। कैसे उड़ाएगा, वो यहीं से देख लेगा अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा 2 है, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू 5 और 3 है, निकाल लेगा। 5 में 3 गया तो 2, 5 और 3 8, यहीं से वो तोड़ देगा, ठीक है। इतना प्रैक्टिस होगा तो अब जब उसको ये चीज़ मालूम है तो बस वो इसके ऊपर इक्वेशन को बिठा देगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस तो रहना तय है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। दूसरा बार में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों चीज़ें पॉजिटिव है तो साइन का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भी नहीं रहेगा तो वो इसी तरीक़े से खेल जाएगा भाई। मतलब देखो बात को समझो कि वो कैसे खेलेंगे लोग, क्योंकि भीड़ है तो फाइटिंग भी तगड़ा होगा, ठीक है। तो आपको सब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कैसे आप इस सवाल को देखेंगे और आप बेसिक से जाएंगे तो भैया खटिया खड़ा और पौवा टेढ़ा हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे, समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है कि 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी करने की लागत क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि एक आयताकार एरिया है जिसका परिमाप दे दिया है, ना तो लंबाई ना तो चौड़ाई, कुछ भी नहीं दिया है, और कहता है कि उसके चारों ओर ना 1 मीटर चौड़ी जगह में बागवानी करना है। तो उस एरिया पे बागवानी करने का खर्च कितना आएगा बता दीजिए। फिगर से आपको समझा देते हैं 1 मिनट में कि पूछा क्या है, ठीक है। तो ये एक आयताकार ऐसे प्लॉट है, खेत है, कुछ भी है, आयताकार है, और इसके चारों ओर ऐसे चारों ओर 1 मीटर चौड़ा जगह में इसको ना बागवानी करना है। समझिए इसके चारों ओर, तो ये वाला एरिया में उसको बागवानी करना है और ये वाला एरिया का चौड़ाई कितना है, 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। भाई ये वाला एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं जरा एक बात बताओ तो। कहेंगे सर बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को घटाएंगे, जो क्षेत्रफल आएगा
उस क्षेत्रफल को 10 से गुना करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो ना तो लंबाई का पता है ना तो चौड़ाई का खबर है, मानेंगे आप x और y, जैसे है x और y मानेंगे मामला चला जाएगा लंबे में। तो समझिए कैसे निकालेंगे धुरंधर लोग, जरा ध्यान से देखिए। तो भैया जो अंदर वाला आयत है उसका परिमाप दिया है 340 मीटर परिमाप, और कहता है कि भाई मेरे चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा है। भाई तो ये कोने पर भी यहाँ भी 1 मीटर चौड़ा होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर चौड़ा होगा ऐसे ऐसे ऐसे। और मेरे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम कोना का बात कर रहे हैं, यहाँ भी 1 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप चारों कोना छोड़ दीजिए, अगर आप चारों कोना छोड़ दीजिए, ये चारों कोना छोड़ दीजिए, चारों कोना छोड़ दीजिए, तो अगर आपको अंदर वाला आयत का परिमाप मालूम है ना, तो अंदर वाला आयत का परिमाप कितना है 340 गुना चौड़ाई कितना है, बाहरी चौड़ाई 1, तो 340 गुना 1, जब परिमाप को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा किसका जानते हैं, चारों रास्ता का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब ये चारों कोना छोड़ के शेष रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा 340 गुना 1। अब देखिए कि कॉर्नर पर कितना लंबाई चौड़ाई है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है, मतलब कॉर्नर का क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। 4 कॉर्नर है तो प्लस 4 मीटर स्क्वायर, जोड़ दीजिए 340 और 4 344 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल हो गया, रास्ता का क्षेत्रफल हो गया सीधा, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 10 रुपया, उन्हें 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर ये खर्च है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 344 पर 0, मतलब 3440 रुपया का खर्चा आएगा मेरे भाई इस एरिया पे खेती बाड़ी जो भी आपको करवाना है करवाने में। फिर भी आपको फिगर बता के समझाएं, धुरंधर लोग ऐसे देखेगा, चौड़ाई 1 मीटर, तो यहाँ भी चारों कोना पर, ये चारों कोना पर क्या बनेगा, 4 वर्ग बनेगा, 1 मीटर इधर से भी चौड़ा, 1 मीटर इधर से भी चौड़ा, तो भैया ये 4 वर्ग बनेगा जिसका प्रत्येक भुजा 1 है, तो चारों वर्ग का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर, तो 340 गुना 1 340 प्लस 4 344 और 344 गुना 10 3440 रुपया आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए, क्या है, सरल करिए, सिंप्लीफाई करिए इस सवाल को। ये सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, ये सवाल आपको घातांक और करनी भी मिलेगा, और ये सवाल आपको अलजेब्रा में भी मिलेगा। हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि इसको रखना कहाँ है, तो रखना कहाँ है उससे बढ़िया है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका सीख लीजिए, ठीक है। रेशनलाइज करते कैसे हैं, तो 3 + √8 + 1/3 - √8 माइनस 6 + 4√2 = व्हाट, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है जी। कौन सा कलर से लिखे, चलिए ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। तो भैया ये क्या दिया है, 3 + √8 प्लस 1/3 - √8 को जब आप रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, तो आ जाएगा 3 + √8, कैसे, नीचे का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, मतलब 9 में 8 गया, 1 बचा। रेशनलाइज करेंगे कैसे, 3 + √8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या बनता है हमेशा a + b × a - b, क्या हो जाता है a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया, नीचे क्या बचा 1, तो ऊपर क्या बचता है 3 + √8, माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 6 - 4√2, यही आपका वैल्यू आएगा। जरा ध्यान से देखिए, 3 + 3 6 हो गया, मतलब ये 3 और ये -6 क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब यहाँ रूट है, यहाँ भी रूट है, भैया आंसर 0 आएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, √8 + √8 बराबर 4√2 होता है, √8 + √8 4√2 होता है। कैसे,
√8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और √8 को फिर से क्या लिख सकते हैं 2√2। जरा दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या ये 4√2 नहीं होगा गुरुदेव? और प्लस का 4√2 और माइनस का 4√2 कट कुटा जाएगा, क्या बचेगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। प्रैक्टिस एकदम इस हद तक मजबूत रखो ना कि मज़ा आ जाए। देखो अगर आप प्रैक्टिस पे जोर देंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको करना कैसे है ये आर्ट तो आपके अंदर आ ही जाएगा, एटलीस्ट एकदम पक्का आ जाएगा। आपके अगल बगल कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा, कोई ऐसा लड़का होगा जो कम पढ़ता है फिर भी वो एग्ज़ाम को निकाल लेता है, और आप उसके अंदर झांकिएगा तो पाएगा कि वो ना प्रैक्टिस करता है पूरा ज़बरदस्त। प्रैक्टिस 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 यार, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उस लेवल तक तो सारा का सारा चीज़ ना कहीं ना कहीं सब रिवाइज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़। देखिए कहता है कि 22% डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट मतलब छूट देने के बाद, 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा जाए। बहुत ही बेसिक सवाल है आपका प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, 30%, 50%, 40%, 60%। आप जो है इस सवाल को कई तरीका से बनाना चाहेंगे। कुछ लोग बनाएंगे x मान के, कुछ लोग बनाएंगे y मान के, कुछ लोग बनाएंगे 100 मान के, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ऑप्शन मान के। ऑप्शन मानिए, पूछा क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होगा। या तो 30% ज़्यादा होगा, या तो 50% ज़्यादा होगा, या तो 40% ज़्यादा होगा, या तो 60% ज़्यादा होगा। यहीं पे सुन लीजिए, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो या तो 130 होगा, या तो 150 होगा, या तो 140 होगा, या तो 160 होगा। डिस्काउंट देने के बाद हमें 17% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 117 पे आना चाहिए। जो 117 पे ला देगा वही आंसर होगा, खटाक से, लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान देना है कि आपको डिस्काउंट देना है 22% और आपका प्रॉफिट होना चाहिए 17%। अगर हम वस्तु को माने कि 100 रुपया जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, CP है, और उस पर हमें 17% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 117 रुपया में हम बेचेंगे। अब इस बात को लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम दे रहे हैं आप, मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वस्तु का हम MRP 130 रख ले तो भाई 130 पे हमें 22% डिस्काउंट देना है। 130 पे हमें 22% का डिस्काउंट देना है, तो 10% 13, 22% 10% 13 रुपया, 20% 26 रुपया, तो 130 में 26 गया तो कितना आया 104 रुपया। हमको 117 रुपया में बेचना ही होगा, तो ये तो बहुत नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, आते हैं 50% पर। अगर 100 में हम वस्तु को हमें फाइनली बेचना है 117 में, ठीक है, मतलब 150 रुपया हमारा MRP है, CP से 50% ज़्यादा। ठीक है, तो इस पर 22% का डिस्काउंट देंगे, तो भाई मेरे 10% 15 रुपया, 20% 30 रुपया, तो 30 रुपया और फिर 2%, और 30 रुपया और 2% हो जाएगा 1.5 दूना 3 रुपया, 33 रुपया। मतलब 150 पे हम 33 रुपया छोड़ देंगे, तो मतलब 117 में बेच देंगे। ले भैया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो आप ऑप्शन से सीधा जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो जो ऑप्शन से नहीं जाएंगे वो करेंगे क्या, थोड़ा सा बात को समझ लीजिए। ठीक है, इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिएगा, समझ लीजिए। 100 रुपया हम माने CP, 117 में हम बेचेंगे, 117 में हम बेचेंगे। 117 में हम कब बेच रहे हैं, जब हम 22% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 117 कितना है 22% डिस्काउंटेड प्राइस है। ये 22% डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब 78% है 117। अगर ये 78% है मेरे दोस्त, तो 100% कितना होगा, देखो 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 और 13 9 117, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2 से काटे 50 पार में, और 50 तिहाई 150 रुपया आ गया मेरा MRP। 100 से 150, 50% बढ़त।
CP से 50% ज़्यादा खत्म। जो भी मेथड अपनाना है अपनाइए, लेकिन आंसर जल्दी लाइए। देखिए सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, कई बार आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं जिनसे आपके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाता है। कहता है सरल कीजिए, सवाल सरल है, आसान है, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, सड़ा हुआ है। तो भैया 4 का पावर 4 और इसका होल पावर 2 है, 1/64 का स्क्वायर और फिर सब पे पावर 2 है प्लस 10 है, कौन सा इसका आंसर हो गया? तो आप ना देखिए, जब भी ये दोनों चीज़ें गुना में हैं तो आप ये कभी मत करना कि 64 का स्क्वायर निकाल लेना और फिर इसको पूरा सोल्व करना, फिर आप कटम कुटाई करना, ऐसे आप कभी मत करना। आप इसको ना और सिंपल में तोड़ दो, क्योंकि सवाल क्या बोला है, सरल करिए, तो इसको सरल में तोड़ दो। 4 का स्क्वायर और 4 का पावर 4, मतलब 4 का पावर 4 क्या, 4 गुना 4 बार लिखेंगे। तो 4 गुना 4, देखिए जरा समझिए बात को, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यही ना होगा भाई, यही ना होगा मेरे दोस्त। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब इस पर एक बार फिर से स्क्वायर लगना है, मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे फाइनली, 256 गुना 256। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम आपको समझा दिए। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे सीधा, 256 गुना 256 और गुना 1/64 का स्क्वायर, मतलब 64 गुना 64 और फिर इस पे भी स्क्वायर है मेरे भाई, और प्लस 10 जोड़ देना है। ठीक है, प्लस 10 जोड़ देना है, तो प्लस 10 जोड़ना तो आसान है, अंदर वाला को तोड़ दे। क्या ये सब 16 का मल्टीपल नहीं है? देखो तो जरा ध्यान से। तो आप कहेंगे सर 64 चौके 256 भी होता है ना, 64 चौके 256, तो 64 से ये गया 4 बार में और 64 से ये गया 4 बार में, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 और 10 266, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि भैया आप इसको और डिटेल में लेके जाते, नहीं, इससे लंबा लेके जाते आपका टाइम वेस्ट होता। आपको इसी चीज़ को समझना था कि 4 का पावर 4 और फिर होल पावर 2। ठीक है, मतलब 4 को 4 बार लिखेंगे, तो 4 को 4 गुना 4, फिर 4 गुना 4 और 4 गुना 4 16 गुना 16, और उस पर भी होल स्क्वायर है, मतलब 16 का स्क्वायर 256, फिर 16 का स्क्वायर 256। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो गया, 266। देखिए कहता है सवाल कि 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को गलाकर बनाए जाने वाले घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। क्यूबाइड का हाइट आपसे पूछा है, ऊंचाई क्या होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। सवाल समझ में आया? एक घन है, उसको पिघला के घनाभ का आकार देना है, तो क्या बराबर रहेगा, जो आयतन घन का था वही आयतन घनाभ का रहेगा, मतलब आयतन वाला फॉर्मूला रहेगा, दोनों का आयतन बराबर है। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर है तो घन का आयतन का फॉर्मूला और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला दोनों यहाँ बराबर होगा, और घन का आयतन का फॉर्मूला में क्या होता है, भुजा का क्यूब, और घनाभ के आयतन के फॉर्मूला में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये तीनों चीज़ हमें चाहिए ना भाई। तो सबसे पहले बात देखिए मेरे दोस्त, हम आपको लिख देते हैं कि अगर घन का प्रत्येक भुजा a है तो उसका आयतन हो जाएगा AQ और बराबर हो जाएगा घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, ये दोनों ही चीज़ बराबर है सवाल में। अब घन का विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण क्या होता है सर, √3a होता है घन का विकर्ण, और बराबर दिया है 7√3, यही ना दिया है भाई। इसका मतलब यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। तो भुजा क्या मिला, 7,
मतलब 7 गुना 7 गुना 7 बराबर लंबाई। और लंबाई क्या है, कहता है कि जो यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, मतलब L का वैल्यू भी क्या है 7 है, और B चौड़ाई क्या है 3.5 है, इनटू हाइट हमसे पूछा है कि भैया हाइट बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कटम कुटाई कर दीजिए। 7 से 7 गया, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35, 7 दूना 14 सेंटीमीटर क्या होगा आपका घनाभ का ऊंचाई होगा। एकदम जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम लिख देते हैं 7 गुना 7 बटा, नीचे आएगा 3.5 और 0 हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 बराबर क्या बचेगा h। कटम कुटाई कर दीजिए, 7 पचे 35 और 5 दूना 10 और 7 दूना 14। देखिए कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो सीखिए। ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे आपको रहना है, वहाँ आपके सामने कोई जिन निकल के आ जाएगा, ऐसे ऐसे हाथ रगड़ेंगे तो जिन निकल के आ जाएगा, बोलेगा बताओ भाई कौन सा सवाल बता दे, टोटल सवाल टिक कर दे क्या। ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन सीखना होगा। CI का ये बहुत ही फेमस सवाल है, ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है। और एग्जाम में आने का तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इस टाइप का सवाल नहीं आया, ठीक है। कहता है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि 2048 गुनी हो जाएगी। 2048 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा अगर 3 वर्ष में डबल होता है। भाई 3 वर्ष में डबल होता है, इसका सीधा ट्रिक जानिए। 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में राशि जो 2 टाइम्स हो गया, मतलब 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा। तो कहता है कितना समय में ये जो है 2048 टाइम्स हो जाएगा, 2048 टाइम्स। आप लोग एक काम और कर लेना, आप लोग एक चीज़ याद करना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ऐसे करके 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी याद करना। ये बहुत ही काम का चीज़ है, और आप इस चीज़ को कैलकुलेशन में लेंगे बहुत बार। आप देखिए 2048 कहाँ आता है मालूम, 2 का पावर 11 में आता है 2048। 2 का पावर 11 में आता है, 2 का पावर 10 में आता है 1024, और 2 का पावर 11 में आता है 2048। मतलब हम 2048 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 11, 2 का पावर 11। देखिए 3 साल में ये डबल हो गया, डबल तो यहाँ पे 2 का पावर क्या है 1 है। इनको हमेशा सेम बेस में तोड़ लेना, ठीक है, सेम बेस में तोड़ लेना। तो 3 साल में 2 का पावर 1 हो गया, तो कितना साल यहाँ पे लिखेंगे कि 2 का पावर 11 हो जाए, तो 3 को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 11 33 साल में, और 33 साल आपका सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी मेथड से आप इस टाइप के सवाल को उड़ा देना, नहीं तो बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। कहता है कि विक्की और राकेश द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय का अनुपात 43:41 है। टाइम का रेशियो दे दिया है कि जब ये दोनों 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कौन, विक्की भी 1000 किलोमीटर और राकेश भी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इनको जो टाइम लगा ना उसका रेशियो बना के दे दिया है 43:41। उनकी गति का अनुपात ज्ञात करिए। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे ना, जब एक ही डिस्टेंस हम चले और उसी डिस्टेंस को आप चले, तो हमारा जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। यही कंसेप्ट है इसके पीछे, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इनका टाइम का रेशियो है ना 43:41, इसका उल्टा 41:43 इनकी गति का अनुपात होगा, इनकी गति का अनुपात होगा। बनाना नहीं है, ऐसा नहीं कि दूरी दे दिया है, समय का अनुपात दे दिया है, x मान के लंबा चौड़ा में बनाए, नहीं, थोड़ा समझ लीजिए और इसके पीछे का कहानी देखिए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना भाई, कि आप भी यहाँ से यहाँ गए और हम भी यहाँ से यहाँ गए, ठीक, आप भी यहाँ से यहाँ गए तो हम भी यहाँ से यहाँ गए, तो जो टाइम का रेशियो होगा ना T फॉर टाइम, अगर हमें x समय लगा और आपको y समय लगा,
हमें x समय लगा और आपको y समय लगा। और अगर आपसे हम पूछे कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो जो टाइम का रेशियो होगा ना उसका उल्टा आपको स्पीड का रेशियो बना देना है, y/x। मतलब आप है, हम हैं और आप हैं, हमें x समय लगा y की गति से, y की स्पीड से, और आपको y समय लगा x की स्पीड से। देखिए जो हमारा समय है वो आपका स्पीड है, उल्टा है, और जो आपका समय है वो हमारा स्पीड है। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल था, ठीक है। तो इसको ना याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे ना भाई, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, या टाइम का रेशियो का उल्टा होता है स्पीड का रेशियो, ठीक। कहता है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, ठीक है, अंग्रेजी में 100 में से 94 अंक, स्पेनिश में 70 में से 50 और जापानी में 50 में से 47 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना प्रतिशत था, मतलब उसको सब मिला के कितना % मार्क्स मिला। तो भाई सब मिला के कितना सब्जेक्ट है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है और जापानी, ठीक है। तो कितना नंबर का वो परीक्षा दिया और उसमें से कितना नंबर लाया, यही आपका परसेंटेज बता देगा, ठीक है। तो कितना परीक्षा जो है आपका टोटल कितना मार्क्स का था, देखिए 80 नंबर का था फ्रेंच, 100 नंबर का था अंग्रेजी, 80 और 100 180, 70 नंबर का था स्पेनिश, 180 और 70 250, और 50 नंबर का था जापानी, मतलब टोटल 300 नंबर का परीक्षा था। तो कितना नंबर का परीक्षा था, 300 नंबर का परीक्षा था। अब देखते हैं 300 में से कितना नंबर वो लेके आया, ठीक है। देखिए सवालों को इसी तरीक़ा से करना होगा आपको। आप मेरा बात मानिए, आप ये महसूस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाके कि जो आपको हम तरीका बता रहे हैं, जिस तरीका से हम करवा रहे हैं, वो तरीका बहुत सही है और बहुत कारगर है। मतलब कहते हैं ना कि आपका जो कमी है उसको जड़ से मिटा देगा, ठीक है। ये ऐसा चूरन है कि आपका बीमारी को ना जड़ से मिटा देगा। किसी भी तरीका का बीमारी हो, आपको कैलकुलेशन ना करने का, कैलकुलेशन लंबा करने का, किसी भी तरीका का बीमारी हो, ये ना आपको जड़ से मिटाएगा, ठीक है। देखिए अब वो कितना नंबर लाया, तो यहाँ लाया 76 नंबर, यहाँ लाया 94 नंबर, और यहाँ लाया 50 नंबर, और यहाँ लाया 47 नंबर। जरा सबको जोड़ दीजिए, तो 7 0 और 4, 7 और 4 11, 11 और 6 18, कितना 11 और 6, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो भाई, जोड़ दीजिए। ये आपका 6 है, 6 4 10 है, 10 10 10 और 7, 10 और 7, ठीक है, 17 का 7, हाथ में 1। अब जोड़ दीजिए 4 और 5 और 9 और 7 और 1 26, 267 नंबर लाया 300 में, 267 नंबर लाया 300 में। कितना परसेंट, ए मेरे भैया कितना परसेंट, तो इसको सीधा 3 से भागा दे दो, 3 8 24, 3 9 27, 89% नंबर लाया, 89% नंबर लाया। कैसे समझिए, 300 में से 267 नंबर लेके आया, 300 में से 267 प्रतिशत के लिए 100% से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से 0 काटेंगे, 3 से 3 8 24, 3 9 27, 89% लाया। तो सीधा 3 से भागा दे दीजिए, क्योंकि 0 से ये 00, 100 वाला 00 से तो कट ही जाएगा, तो उतना लोड काहे लेना है, सीधा 3 से भागा दे दो, 267 को 3 से भागा दे दो, 89% सीधा आ जाएगा, ठीक है। सभी रोगों का एक इलाज, सीधा कैलकुलेशन, ठीक। कहता है कि मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो जाएगा, कंटेंट वही है। और कंटेंट भाई एक एक सवाल को 200 ग्राम के हाथ से लिख के हम जो आपको बता रहे हैं ना,
उसमें अलग लेवल का मजा आ रहा है जब हाथ में दर्द होता है, ठीक है। तो मास्टर ने आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई, डिजिटल बोर्ड का लंबाई और चौड़ाई आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार डिजिटल बोर्ड है, तो वो बोला कि लंबाई को 7% बढ़ा देंगे और चौड़ाई को 3% कम कर देंगे तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन कितना है। मतलब पहले से बोर्ड का क्षेत्रफल क्या था और अब बोर्ड का क्षेत्रफल जो आया, टोटल परसेंटेज चेंज आपसे पूछा है। तो दो तरीका से बना सकते हैं। दो तरीका क्या, कई तरीका है। एक तो बेसिक होगा आपके पास जहां आप लंबाई चौड़ाई दोनों मान लेंगे और उस तरीका से क्षेत्रफल को निकालेंगे। लेकिन जो हम लोग डिस्काउंट निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वो दैट इज़ a + b + a × b / 100। और यहाँ तो सब में प्लस प्लस लगा है ना, जब कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो प्लस और घटाएंगे तो माइनस। तो यहाँ दो चीज़ है, एक बार 7 बढ़ा रहे हैं, एक तरफ 7% बढ़ा रहे हैं और एक तरफ 3% कम कर रहे हैं। तो आप इसी से ही इसको निकाल लीजिए। मतलब 7% को जाने दीजिए, अभी 7 के साथ प्लस है और 3 के साथ ना माइनस रहेगा। फिर यहाँ जो चीज़ है ना प्लस माइनस, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। 7 × 3/100, यही आपका परसेंटेज चेंज होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो कमी होगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वृद्धि होगा, ठीक है। तो 7 में 3 गया तो 4 बचा, 4 - 7 = 21/100 मतलब 0.21, ठीक है। और सबके साथ लगा दीजिएगा परसेंट। तो भैया 7 में 3 गया तो 4 बचा, मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब 3.79% का वृद्धि होगा पहले के क्षेत्रफल के तुलना में अब का क्षेत्रफल। अब का क्षेत्रफल पहले से 3.79% ज़्यादा होगा। तो 21 में 0.21 गया तो 3.79% का क्या वृद्धि होगा। सीधा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाला आपको फॉर्मूला को याद रखना ना भाई, तो काम हो जाता है कि नहीं, काम हो जाएगा एकदम कायदे से। और आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन आपके सामने है। कमी होगा कि वृद्धि होगा आपको यही बता देगा। 7 बढ़ा रहे हैं तो 3 घटा रहे हैं, 7 में 3 घटाइए 4 बचा, 4 बचा, वृद्धि होगा, ठीक है। क्योंकि इधर वाला जो आएगा 3 × 7, ये इसको 100 से भागा देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, घट। इसका मतलब जब भी होगा वृद्धि होगा। तो 7 में 3 गया तो 4 बचा, तो 5 वाला तो आपका कैंसिल नहीं हो जाएगा और 0.1 और 0.21 आपको घटाना है तो 3.79% का वृद्धि होगा, ठीक है। हर सवाल को लंबा चौड़ा में करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप का एक फील्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप का एक फील्ड है जिसके तीनों साइड्स पे वो मैदान पर 9 km/h, 15 km/h तथा 45 km/h की गति से यात्रा करता है। उसकी औसत गति ज्ञात करिए। एवरेज स्पीड पूछा, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब जरा ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब डिस्टेंस बराबर हो, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड पे वो चल रहा है, तो तीनों साइड का लेंथ क्या होगा, बराबर ना होगा भाई, बराबर होगा। तो आप याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। तो भैया इसको हम TD लिख दिए अपॉन टोटल टाइम को TT लिख दिए। अब यहाँ पे आपका स्पीड तो दिया हुआ है, तो भैया सिर्फ स्पीड दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है और तीनों डिस्टेंस बराबर है। मान लीजिए ना भाई, x मानने से अच्छा है कि आप मान लीजिए जो स्पीड है उसका LCM डिस्टेंस मान लीजिए। तो 9, 45 और 9, 15 और 45 का LCM कितना, 45। मतलब देखो ऐसे समझ लो, थोड़ा सा बात को समझ लो, इसका आंसर एकदम चुटकी में दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका तीनों साइड का जो लेंथ है वो 45 किलोमीटर और 45 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तीनों साइड पे जो चलते हैं ना अलग अलग स्पीड से चलते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 45 + 45 + 45,
4 तिया 12, 120 और 5 तिया 15, 135 किलोमीटर। तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 135 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? तो 45 किलोमीटर गए हैं पहला 9 के स्पीड से, तो यहाँ समय लगा 5 घंटा। फिर 45 किलोमीटर गए हैं 15 के स्पीड से, तो यहाँ लगा 3 घंटा। फिर 45 किलोमीटर गए हैं 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो यहाँ समय लगा 1 घंटा। 5 और 1 6 और 3 9 घंटा लगा। कितना लगा? 9 घंटा लगा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और 9 से 35 को भागा देंगे 15 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। क्या करेगा धुरंधर जो बैठेगा आपके एग्जाम में, इतना वो नीपा पोती का काम नहीं करेगा, वो देखेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड्स पे हम चल रहे हैं, मतलब तीनों साइड्स बराबर है। सीधा स्पीड का एलसीएम को डिस्टेंस मान लेगा, तो टोटल डिस्टेंस एलसीएम का 3 गुना। अगर हम एलसीएम 45 लिए हैं तो डिस्टेंस 3 गुना 45 हो जाएगा, वो ऐसे लिखेगा बट्टा टोटल टाइम। 45 किलोमीटर चले 9 के स्पीड से, 5 घंटा लगा। फिर 45 किलोमीटर 15 के स्पीड से 3 घंटा लगा, 5 3 8 घंटा लगा। फिर 45 किलोमीटर 15 के स्पीड से 9 घंटा लगा। टोटल कितना? 9 घंटा। अब इसको काटने में कितना समय लगेगा जनाब? और ये 15 किलोमीटर पर आवर ऐसे आंसर ठोक देगा। इस तरीका से आपको खेलना होगा, ठीक है, इस तरीका से सवाल को तोड़ना होगा, तब सिलेक्शन की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो चले डिटेल में एक्स वाई जेड मान के तो मज़ा आ जाएगा, वैसे नहीं होने वाला है। ठीक, आज का आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब गजब हो गया भाई। और ये सवाल ना आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आए हैं शुरू से लेके अभी तक, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। 361 का पावर 2 है, गुना लगा हुआ है, फिर 76 है, फिर गुना है, फिर 19 का पावर 5 है, फिर गुना है, फिर 1021 है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 361 भी 19 का मल्टीपल है, 76 भी 19 का मल्टीपल है, और हो ना हो 1021 भी 19 का मल्टीपल निकल जाए तो बात मज़ा आ जाए, ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक क्या हो गया है, देखिए यही चीज़ समझना है ना कि यहाँ गुना के जगह पर भागा है, यहाँ गुना के जगह पर भागा है। तो इसका आंसर मेरे दोस्त बंधु झारखंड के जवान आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, आप कमेंट में दीजिए, मज़ा आ जाएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। और झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ गिला शिकवा प्यार मोहब्बत हो उसको लिख दीजिएगा, क्या सुधार चाहते हैं आप वो भी लिख दीजिएगा, उस पर भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और कोर्स के रिगार्डिंग सारा का सारा जानकारी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस में, अगली जंग में। तब तक के लिए जय हिंद।